नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। यह किसके द्वारा बतलाया गया? पहले बच्चों आपसे ये पूछ सकता है कि परमाणु किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। लेकिन इसका पता किसने लगाया, यानी कि यह किसने बतलाया, ये पूछा गया। तो ये बतलाया है डाल्टन साहब ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा। ये परमाणु का केंद्र है जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोगों के। और इसकी त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 का मीटर होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है? ईएसयू बच्चों यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा गया। जल्दी से आप लोग बता दो। तो वो होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि आवेश का मूल गुण कौन है? बच्चों, ऐसे 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि आवेश के मूल गुणों को लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हो आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। ये सभी के सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है। और बच्चा पार्टी, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, तब पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा जब क्लास लाइक रहता है। देखो, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, यहाँ पे बच्चों नहीं को मत भूलिएगा। जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर जिससे होता तो उसे हम लोग चालक कहते हैं ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, परावैद्युतता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? यहाँ पे बच्चों परमिटिविटी के लिए पूछा गया। जल्दी से आप लोग बता दो कौन सा होता है सही जवाब। 5 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे। वो हमारा होता है n इनवर्स m इनवर्स 2c2 होता है। और दूसरा फैराड पर मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने आपको निकाल के भी बताया था, जो कि आपने निकाला था बच्चों। ओके, निकाल के यहाँ भी बताना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 का बनाया था। देखो, ये हमारा किसके लिए होता है? ये परावैद्युतता के लिए होता है। लेकिन अगर 1/4πε0 के लिए पूछे तो इसका उल्टा हो जाता है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव बच्चों मात्रक आ सकता है एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। विद्युत विभव का मात्रक जो होता है ना, वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे हम V द्वारा दर्शाते हैं। तो V बराबर एक फॉर्मूला होता है W/Q। यहाँ पे आप कार्य का जूल ले सकते हो, चार्ज का कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या? 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि यानी कि क्या? स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अगर कोई वस्तु धनावेशित हो रहा है बच्चों, उसका द्रव्यमान घटेगा। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होता तो उसका द्रव्यमान बढ़ता, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जिसको हम धनावेशित करते हैं उसका द्रव्यमान घट जाता है, और जिसे हम ऋणावेशित करते हैं उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ये बात दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन विभव क्या होता है? समान होता है। यहाँ पे देख लो, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। ये वाला बात सही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य नहीं होते हैं। विभव शून्य नहीं होता तो गलत बात है, ये गलत बात है। करेक्ट आंसर
आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बता के चलो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों बच्चों के लिए क्लास है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, क्लास को लाइक करते हुए चलो। नए नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 और 8 बजे है। देखो, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। चालक की धारिता को सी द्वारा दर्शाते हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी फॉर्मूला होता है, पढ़ा है ना बच्चों। यहाँ पे देखो आप क्या निकाल पाओगे, 9 नंबर सवाल का जवाब पहले आप लोग लगा दो, कौन सा, क्योंकि फॉर्मूला हमने बता दिया। ये सभी से होते, क्षेत्रफल से एरिया आ गया, ये उपस्थिति, हमारा आकार जो होगा, ये दोनों प्रकृति, ये सब आ जाता है इसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना करेक्ट आंसर और पराविद्युत माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नोट भी दिया गया, तो ये बात आप ध्यान रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो। 10 नंबर सवाल है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान किसके समानुपाती होता है? गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है, सी समानुपाती आर होता है। आपने पढ़ा होगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में आर होता है। ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, चलो 11 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने बच्चा पार्टी, ये रहा 11 नंबर सवाल, और बता दो संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग संग्राहक पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संग्राहक पट्टिका कहते हैं। और जो पट्टिका भूधृत होती है उसे हम लोग संघनक पट्टिका कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? कई बार पढ़ चुके हो आप लोग। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। कितना हुआ? 3 प्रकार के। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि बच्चा पार्टी उस नोट्स से आप अच्छा नंबर अभी से पढ़ के ला सकते हो। उस नोट्स की गारंटी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्या बच्चा पार्टी, ये 3 सब्जेक्ट का मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा यहाँ पे मिलेगा सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, जिसमें कि आपको तीनों में देखो एक एक में, जैसे फिजिक्स में 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर 200 ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके तीनों में इतना ही मिलेगा। और इसके बाहर एग्जाम में कोई चांस जाने का नहीं होता, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लेते हो जितना मेरे द्वारा दिया जाएगा, ये 3 सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक साल के बच्चों को दिया जाता है। अब आपकी बारी है, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो फिर ये नोट्स आपके लिए काफी है बच्चा पार्टी। जितने बच्चे लेना चाहते हो इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और बोल लीजिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, आपको मिल जाएगा बच्चों। और साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम, ये दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बच्चा पार्टी नोट्स बन चुका है। आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। वायु के स्थान पर किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता बच्चा पार्टी बताओ बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है बच्चों? विभवांतरों के वर्ग पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल ये रहा। निम्नलिखित में कौन सही है आपको बताना है बच्चा पार्टी। पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण एक अदिश राशि है तथा धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्या ये बात सही है? चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, धारा घनत्व अदिश राशि है, क्या ये बात सही है? चुंबकीय आघूर्ण तथा धारा घनत्व दोनों ही सदिश राशि है, क्या ये बात, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा पार्टी चुंबकीय आघूर्ण और धारा घनत्व दोनों ही सदिश राशि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चा पार्टी, ये हम चुंबकीय आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाते हैं। म्यू बराबर आई गुणा में ए होता है और धारा का एम्पियर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। जबकि हम ये धारा घनत्व को जे द्वारा दर्शाते हैं और जे बराबर क्या होता है? आई बटा में ए होता है। यहां से कर लो तो एम्पियर हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये वाला हो जाता है। तो बात दोनों को याद रखिएगा, दोनों सदिश राशि है, दोनों का मात्रक भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल
सवाल आपके सामने है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसके बढ़ने से बढ़ता है? तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है? यहाँ पे बच्चों पराविद्युत स्थिरांक नहीं, यहाँ पे सामर्थ्य पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बता दो तो वो हमारा होता है अनंत। लेकिन निर्वात का अगर पराविद्युत स्थिरांक पूछता बच्चा पार्टी, स्थिरांक पूछे तब क्या लगाओगे? निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक अगर पूछे बच्चा पार्टी तो वो 1 होता है, ये भी बात बिल्कुल याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण कितने होते हैं? शून्य होते हैं। सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आपने पढ़ा होगा आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? आई और टी होता है, आई गुणा टी लिख सकते हो। ये क्या हो गया सर? धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, गुणा में टाइम का आप समय ले सकते हो या फिर घंटा में लिख लो, समय लिखो, घंटा लिखो, जो लिखो। तो एम्पियर घंटा किसका? क्यू का मात्रक है। क्यू किसे कहते हैं सर? आवेश को कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। आवेश का ही तो मात्रक कूलम होता है, आवेश का ही तो मात्रक बच्चा पार्टी कूलम होता है, और आवेश का विमा क्या? एटी होगा, यही तो एम्पियर घंटा होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? वी स्क्वायर बटा में आर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। बच्चा पार्टी आंसर को लगाते हुए तो जा रहे हो ना आप लोग, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि ये पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? हमने पढ़ा है आर बराबर रो एल बाई ए पर है ना बच्चा पार्टी, बताओ रो बराबर क्या होगा? रो बराबर आर ए बट्टा में एल हो जाएगा। यही वाला बात तो पूछा गया, रो बराबर आर ए बट्टा में एल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो इसका मात्रक भी बताना पड़ेगा। आर का मात्रक क्या होगा? ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का ओम होगा, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, लंबाई का मीटर में ले लो, मीटर से मीटर उड़ा दो तो ओम मीटर क्या होगा? ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि समेशन आई बराबर 0 होता है। इसे ही तो हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, जो कि बच्चों आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि प्रथम ये आवेश है तो द्वितीय ऊर्जा का याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? जल्दी से आप लोग बता के चलो बच्चा पार्टी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो वो हो जाता है हमारा 1 गॉस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? 1 गॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है किसके द्वारा? एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, वो बदला जा सकता है इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है? थीटा के समानुपाती, जिसे आप विक्षेप कहते हो, यानी कि आई समानुपाती थीटा होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी धारा की सुग्राहिता क्या होती है? धारा की सुग्राहिता क्या होगी बच्चों? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखना है, याद करते हुए चलना है। देखो वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। सही जवाब ऑप्शन सी आप लगा सकते हो, याद रखिएगा आप लोग। चलो ये बता के चलो कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली कौन सी धारा होती है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा का नाम बच्चों वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसे आप दिष्ट धारा कहते हो हिंदी में। अगला बताओ आप लोग, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? ये सूत्र है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो क्या होता है? एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ऐसे एक्स एल बराबर और होता है ओमेगा एल होता है, इसी को निकाल के आप निकालते हो उसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 32 नंबर सवाल है, सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? सोलर कुकर में सर उपयोग होता है अवरक्त किरणों का। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति होती है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है बच्चों?
इसकी आवृत्ति 33 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? 2 नंबर में आएगा कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो, तो आप याद रखोगे एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष बच्चों इसका मान बहुत पूछा जाता है, वो होता है 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ये याद रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सही जवाब ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 35 नंबर सवाल और आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही जवाब। बताओ, जल और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा क्या अपवर्तनांक होगा? आप जल्दी से बता दो। ये देखो, जल का कांच की अपेक्षा पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बता दो। यहाँ पे देखो म्यू डब्ल्यू आपका कितना दिया गया है, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 दिया गया। म्यू जी कितना दिया गया सर? म्यू जी दिया गया 3/2। तो आप म्यू जी डब्ल्यू निकाल लो, यानी कि आप लिख दो यहाँ पे म्यू लिख दो, यहाँ पे जी लिख दो बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या लिखोगी? जी लिख दो, यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो। हमारा क्या होता है? म्यू डब्ल्यू बाई क्या होगा? म्यू डब्ल्यू बट्टा में क्या हो जाएगा? म्यू जी हो जाएगा। तो म्यू डब्ल्यू कितना? 4/3 दिया गया और बट्टा में यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसको ऊपर कर लो ना, 4/3 गुना में ये ऊपर जाएगा तो 2/3। 4 दूना के 8 होगा, बट्टा में 3 तिया के 9, 8/9 क्विज में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हो। चलो अगला बता के चलो। 37 नंबर सवाल आप ये बता दिया ना हमने। हाँ, ये वाला बताओ कि जब कांच ये यहाँ पे है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? इसका तरंगदैर्ध्य सीधे रूप से घट जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण में पड़ते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए नए जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे जितने बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हो बच्चा पार्टी, टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे बच्चा पार्टी आपको मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे आपको मिल जाता है। तो विद्या आनंद सर्च करके टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके चलो अगला बता के चलो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? 10 सेंटीमीटर पूछा गया बच्चा पार्टी, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 39 नंबर सवाल का जवाब बताओगे। आपने पढ़ा है P बराबर क्या होता है? 100 बाई फोकस दूरी होता है। क्षमता पूछा गया तो जल्दी से बता दो कौन सा होगा? 10 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में होती है ना, तो आप लिखोगे P बराबर 100 बाई फोकस दूरी 10 दिया गया, 10 लिख दो। यहाँ पे देख लो 10 सेंटीमीटर किस में दिया गया? 10 सेंटीमीटर यहाँ पे डायोप्टर होगा ना सर, क्योंकि यहाँ पे P पूछा गया तो डायोप्टर 10 डायोप्टर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो, अगर आपसे उत्तल लेंस की क्षमता पूछे तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में होती है। किसमें? धनात्मक में होती है। लेकिन अगर अवतल लेंस की क्षमता पूछे बच्चा पार्टी तो वो ऋणात्मक में होती है। आप बता के चलोगे, अवतल का पूछा ऋणात्मक हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष का दूर करने के लिए बच्चा पार्टी उत्तल लेंस का यूज होता है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है। किसका? बाइफोकल लेंस का यूज होता है। जबकि अबिंदुकता को दूर करने के लिए, किसको? अबिंदुकता को दूर करने के लिए बच्चों किसका यूज होता है? अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। बेलनाकार लेंस का ये सब बात आप याद रख के चलिएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग कितना होता है? यहाँ पे निकट बिंदु पूछा गया जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर है, जबकि दूर बिंदु अनंत होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी बच्चे। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में बच्चों अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? बताओ एक बार जल्दी जल्दी से। 43 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया सर वो काल्पनिक और उल्टा होता है। कैसा
कैसा, काल्पनिक और उल्टा होता है। अच्छा बच्चों, मनुष्य की आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ तो? रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी से बताओ। वो होता है वास्तविक, वास्तविक एवं कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये बात आप याद रख के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? लो यहाँ पे रेटिना पर तो अभी जस्ट हमने बताया कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है कि विभिन्न तलों में कोर्निया की वक्रता त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ बच्चा पार्टी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अबिंदुकता कहते हैं और इसे दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बेलनाकार लेंस का। किसका बच्चों? बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के क्या होती है? तरंगदैर्ध्य के क्या होती है? हमने पढ़ा है कि I समानुपाती 1/λ 4 पावर होता है इसमें। आप बताओ चतुर्थ घात के समानुपाती है क्या? चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि ये बट्टा में है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भैया? कहलाती है वन विक्षेपण। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल आपके सामने है, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? आप लोग बता के चलो। यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बताओ आप लोग? तो वो क्या था 1675 में। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया? देखो ये कणिका सिद्धांत किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया। तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया और द्रव्य तरंग सिद्धांत डी ब्रोगली साहब के द्वारा दिया गया है। ये सब बात आपको पता होगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बी लगा लीजिएगा। चलो 50 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है? यहाँ पे अगर विक्षेपित नहीं होने वाला बात है तो गामा किरण है। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, रेडियो सक्रियता की क्या इकाई होती है? रेडियो सक्रियता की क्या इकाई होगी बच्चा पार्टी? रेडियो सक्रियता की क्यूरी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? विभाजित बच्चा पार्टी किसे हम नहीं कर सकते हैं वो बताओ ना। वो फोटोन का, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है आपको याद होगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान बच्चा पार्टी बताओ कितना होगा? सर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है ये रहा कि नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल बच्चा पार्टी इसका लघुपरास 10⁻⁻14 होता है। संतृप्त होने वाला बल है ये और आवेश से स्वतंत्र होता है। ये सभी के सभी नाभिकीय बल के लिए सही है। आपसे पूछेगा नाभिकीय बल के लिए कौन सा सही है? ये तीनों के तीनों सही ही है। चलो अगला बता के चलो, ये रहा कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया बच्चा पार्टी किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी रदरफोर्ड साहब के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जरूर होगा, क्योंकि आजकल देख रहे हो हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए हमने इसे एनसीईआरटी से सिलेक्ट किया है बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो, बेसिक गेट कौन सा होता है? एंड और नोट को ही तो हम लोग बेसिक गेट कहते हैं। एंड के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए इंटू बी बराबर वाई होता है। और के लिए क्या होता है? ए प्लस बी बराबर में क्या होता है? वाई होता है। नोट के लिए ए बराबर क्या होता है? ए बार होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नोट, यहाँ पे नोर गेट है। देखो और वाला में हमने जोर बताया था, और वाला में ये और के लिए हो गया, लेकिन और में ऊपर में बार लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा कण भैया हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण कहाँ है? हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक सी में दिया गया है। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक होता है। 57 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया सी हो जाएगा सर। चलो अगला बता के चलो कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 59 नंबर सवाल है, दशमलव अंक पद्धति
की संख्या 26 का द्विआधारी में समतुल्य क्या होगा? 26 का निकाल लेंगे सर, यहाँ पे देख लो ना, 26 का निकाल लेते 2, 13 दूना के 26 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओगे, यहाँ पे 6 दूना कितना होता है सर? 12 होता है, शेष 1 बच गया, फिर 2 से लगा दो, 3 दूना के 6 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। नीचे से ऊपर चलना है आपको, 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, बताओ कौन सा ऑप्शन है? 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 60 नंबर सवाल है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम जो है y दिया गया है, उसके दोनों निवेशों के गुना से प्राप्त होता है, यानी कि a इंटू बी बराबर y हो रहा है, तो ये कौन सा गेट है? हमने क्या बताया था? एंड के लिए होता है a इंटू बी बराबर y, एंड के लिए हो जाएगा सर। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है और आप अच्छे से बना पा रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल आपके सामने है, सोडियम का दहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सोडियम का दहली तरंगदैर्ध्य बच्चा पार्टी बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? सोडियम का दहली तरंगदैर्ध्य 61 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 540 होता है। क्या बच्चा पार्टी? बिल्कुल 540 नैनोमीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सीजियम का क्या होता है बच्चा पार्टी बताओ? 656 होता है, ये सीजियम के लिए होता है, याद रखिएगा, ये सीजियम का है और ये किसका? सोडियम का है। चलो अगला बताओ, गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब को कम किया जाता है। क्या बच्चों? दाब को कम किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना? माइनस का 31 kg होता है। ये दोनों का अनुपात निकाल देना, कितना बनेगा? दोनों का अनुपात यानी कि E/m का अनुपात पूछा गया, तो दोनों का ये आप करोगे, निकालोगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11, और ये दोनों का मात्रक लिख देना, कूलम प्रति केजी हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, पूछेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो आप ये लिख लेना, याद रख लो 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलम पर केजी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखो पढ़ा है ना आपने, E बराबर एच न्यू, एच बराबर क्या होगा? E बटा में भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, और ये हमारा कार्य, और ये हमारा ऊर्जा होगा, एनर्जी का ऊर्जा है तो जूल हो जाएगा, ये आवृत्ति है तो आवृत्ति का सेकंड इनवर्स ऊपर भेज दो तो ये हमारा ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। जूल सेकंड किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका मान आपसे एग्जाम में आ सकता है, मान होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकंड हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, दशमलव अंक पद्धति का आधार क्या होगा? यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमिक अंक पद्धति है बच्चा पार्टी, यहाँ पे दशमिक है तो 10 होगा। अगर आपसे द्विआधारी पूछे तो क्या लगाओगे बताओ? अगर आपसे पूछे द्विआधारी वाला बात तो क्या लगाओगे? तो द्विआधारी में 2 हो जाता है, दशमिक में 10 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल है, शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाने पर उसकी चालकता क्या होगी? उसकी चालकता भैया क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य होता है? आपने पढ़ा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है, जबकि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1.6, यहाँ पे 1.6 नहीं, यहाँ पे होगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 होता है, जूल होता है। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, और ये दोनों के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, एक ऊर्जा की इकाई है। बताओ कौन सा होगा? 3.6 यानी कि 3 गुणा 10 पर पावर 6 होता है। क्या बच्चा पार्टी? 3 पॉइंट इसमें नहीं लगता है सर, इसमें पॉइंट नहीं लगने का, इसमें पॉइंट हमारा नहीं होगा। आप लगाओगे 3 गुणा क्या होगा? 3 गुणा 10 पर पावर 6 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 67 नंबर सवाल का जवाब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब इसमें नहीं, उसमें लगता है जब वो या पराविद्युत सामर्थ्य निकालते हो वायु वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जल्दी से आप लोग बता दो। यहाँ पे है, किसी चालक का संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या होता है? Vd समानुपाती E होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर
सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, बिजली के हीटर तथा इस्त्री में किसके तारों का उपयोग होता है? किसके तारों का बच्चों बताओ एक बार। ये होता है नाइक्रोम के तार का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि चुंबकशीलता की विमा क्या है? चुंबकशीलता यानी कि वही ना बच्चों जिसे हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं, म्यू बराबर बी बटा में एच होता है। आप नहीं जानते हो इसका मात्रक क्या हुआ था बच्चा पार्टी? इसका मात्रक आपने पढ़ा होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो न्यूटन वाला बल का कितना होता है, एम एल टी इनवर्स टू। ये 80 ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को आप क्या एम्पियर स्क्वायर, ये तो सीधा लिख सकते हो, एम एल हो जाएगा। फिर टी देखो, टी पर -2 है, यहाँ पे लिख दो, ए ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 लग जाएगा। एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू, ये वाला, क्योंकि धारा को आप आई लिखो या फिर एम्पियर को ए लिखो तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिए। आप एक बच्चा पार्टी इसका आंसर आप कमेंट में बताना, तो देख के बताना, ऐसे इसका बताना आप लोग कमेंट करके। 67 नंबर सवाल का जवाब कमेंट करना, या फिर ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, क्योंकि हमने तो पढ़ा कि 3.6 × 10⁻⁻6 होता है। ये नहीं पढ़े हो क्या बच्चा पार्टी? यहाँ पे 3 × 10⁻6 है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये गलत दिया गया है। एक बार बताना आप लोग कि क्या ये सही है नहीं है, आप लोग बताना। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।